नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों की रिहाई को लेकर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी ने जिस दिन महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की, उसी दिन गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों को छोड़ दिया। ओवैसी ने कहा कि रिहाई की सिफारिश करने वाली रिव्यू कमेटी पक्षपाती है, क्योंकि इसमें बीजेपी के विधायक हैं और मूलचंदानी हैं, जो गोधरा के दंगे में प्रोसिक्यूशन के गवाह थे। आप इनसे इंसाफ की कैसे उम्मीद करते हैं? रिव्यू कमेटी के लोग पक्षपाती थे। ओवैसी ने कहा कि गुजरात का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सरकार ने पूरे देश की उन मुस्लिम महिलाओं का अपमान किया जिनका रेप हुआ है और पीएम को झूठा साबित किया। उनको सोचना चाहिए कि आज बिल्किस बानो है, कल किसी और के साथ होगा ऐसा। इसको बिल्किस बानो केस के चश्मे से मत देखिए, ये इंसाफ का मुद्दा है। हम पीएम से डिमांड करते हैं कि रिलीज ऑर्डर को रद्द किया जाए और दोषियों को वापस से जेल भेजा जाए। ओवैसी ने कहा कि गुजरात चुनाव के कारण बीजेपी दिखाना चाह रही है कि हम उनके साथ खड़े हैं जो जेल में हैं। ओवैसी ने कहा कि उस समय के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन बिल्किस बानो अभी भी रोड पर पड़ी हुई है। हम प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं कि इंसाफ करो। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई बिल्किस बानो ने कहा है कि उन्हें बिना किसी डर और शांति से जीवन जीने का उनका अधिकार वापस दिया जाए। बिल्किस बानो ने यह प्रतिक्रिया गुजरात सरकार के द्वारा उनके साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को रिहा किए जाने पर दी है। बिल्किस बानो ने एक बयान जारी कर कहा कि न्याय से उनका भरोसा हिल गया है। बिल्किस बानो ने एक बयान में कहा कि ऐसे हालात में किसी महिला को कैसे इंसाफ मिलेगा। मैंने सबसे बड़ी अदालत पर भरोसा किया, मैंने व्यवस्था पर भरोसा किया और मैं अपने साथ हुए हादसे के बाद धीरे धीरे जीना सीख रही थी। उन्होंने कहा है कि उनका दुख और उनका डगमगाता हुआ भरोसे का मामला सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि हर उस महिला के लिए है जो अदालतों में न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। बिल्किस बानो ने कहा कि किसी ने भी उनसे उनकी सुरक्षा और वो किस हाल में हैं इस बारे में नहीं पूछा और इतना बड़ा फैसला ले लिया गया। बानो ने गुजरात सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें बिना डर के और शांति से जीवन जीने का अधिकार वापस दिया जाए और उनके परिवार और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। बता दें, बिल्किस बानो के साथ 3 मार्च 2002 को भीड़ द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया था। उस समय बिल्किस बानो गर्भवती थीं। बिल्किस की उम्र उस समय लगभग 21 साल थी। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 रेप केस में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में 3 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया। इस घटनाक्रम के बाद शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी और मामले की फौरन सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अगले हफ्ते इस मामले को सुन सकती है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होने तक पुलिस का रवैया टाल मटोल वाला था। बता दें, महिला ने आरोप लगाया था कि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने उसे नशीला पदार्थ दिया और छतरपुर के एक फार्म हाउस में उसके साथ रेप किया। उसने ये भी आरोप लगाया कि उसने उसे जान से मारने की धमकी दी गई। किसानों ने आज से 75 घंटों के लिए लखीमपुर खीरी में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की सबसे प्रमुख मांग केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से हटाए जाना और गिरफ्तार किया जाना है। वहीं इस दौरान धरना प्रदर्शन स्थल पर पानी और शौचालय की व्यवस्था नहीं होने को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रशासन और सरकार को चेतावनी दी। राकेश टिकैत ने मंच से कहा कि प्रशासन और यहाँ की सरकार अपने दिमाग ठीक कर ले, नहीं तो जिला मुख्यालयों पर भी हम पहुँच जाएंगे। टिकैत ने कहा कि लोग बाहर से आ रहे हैं और धरना प्रदर्शन के लिए तो यहाँ पानी और शौचालय की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। टिकैत ने कहा कि अगर सुविधा नहीं दोगे तो हम सुविधा लेना जानते हैं। 1 घंटे का समय है, नहीं तो जिला मुख्यालयों पर जाएंगे और 3 दिन तक वहीं रहेंगे। टिकैत ने कहा कि पानी नहीं दोगे तो हम पानी लेना जानते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हारने को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए चुनाव हारने का ठीकरा चुनाव आयोग पर डाला। अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग की बेईमानी के कारण वो विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा के उपचुनाव में हार गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका ध्यान अभी पार्टी संगठन को मजबूत करने पर है और वो इस साल पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन भी बुलाएंगे। अखिलेश ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने को एक सकारात्मक संकेत बताया और 2024 में बीजेपी के विरोध में मजबूत विकल्प उभरने की उम्मीद जताई।
जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को मतदान के अधिकार पर आतंकवादी संगठन की ओर से धमकी मिली है। लश्कर-ए-तैयबा समर्थित आतंकी समूह कश्मीर फाइट ने दूसरे राज्यों के लोगों को मतदान का अधिकार देने पर आतंकी कार्रवाई की धमकी दी। आतंकी संगठन ने कहा कि अब बाहरी लोगों पर निशाना बनाकर हमले तेज किए जाएंगे। इनमें मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी और पर्यटक और सुरक्षा बल तक शामिल हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी ने अन्य राज्यों के लोगों को मतदान का अधिकार देने का फैसला किया है। इसी को लेकर धमकी मिली है। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने एक बड़े फैसले में घोषणा की थी कि गैर स्थानीय लोग, जिनमें कर्मचारी, छात्र, मजदूर या बाहर का कोई भी व्यक्ति शामिल है जो आमतौर पर जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, वो मतदान सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और जम्मू कश्मीर चुनाव में वोट डाल सकते हैं। इसका जम्मू कश्मीर के स्थानीय राजनेता भी विरोध कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों के भी मतदान करने के प्रावधान का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर के चुनाव में वोट डालने की इजाज़त देने का फैसला चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के लिए किया गया है। इसका असली मकसद स्थानीय लोगों की ताकत कम करना और जम्मू कश्मीर पर ज़बरदस्ती शासन करना है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को लेकर इस कदर असुरक्षित महसूस कर रही है कि उसे चुनाव जीतने के लिए बाहर से मतदाताओं को आयात करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने बुधवार को देश भर में रेवड़ी कल्चर पर अपने रुख को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि किस आधार पर राज्य सरकारों को उनकी बात सुननी चाहिए और अपनी नीति बदलनी चाहिए। इंडिया टुडे से चर्चा के दौरान जब एंकर ने रेवड़ी कल्चर के विरोध में पक्ष रखे और पीएम मोदी के दावों का जिक्र किया तो तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने जबरदस्त जवाब देते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। त्यागराजन ने कहा, या तो आपके पास ये कहने का संवैधानिक आधार होना चाहिए जिस स्थिति में हम सभी सुनते हैं, या आपके पास कुछ विशेष विशेषज्ञता होनी चाहिए। आपके पास अर्थशास्त्र में डबल PhD होना चाहिए या एक नोबेल पुरस्कार है, या ऐसा कुछ जो हमें बताए कि आप हमसे बेहतर जानते हैं, या आपके काम का एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने अर्थव्यवस्था को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाया है, या आपने कर्ज कम किया है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की है, या नौकरियां पैदा की हैं। कुछ तो ऐसा हो जिससे हम आपकी बात सुने। उन्होंने कहा कि केंद्र को हम कितना धन देते हैं, 1 रुपया जाता है तो मुश्किल से 30-35 पैसे वापस मिलते हैं। हम उनके कहने पर अपनी नीति क्यों बदलें? उन्हें संविधान से हटकर ये ज्ञान प्रदेशों को देने का हक क्या आकाश से मिला है? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार सरकार के 10 लाख नौकरियां देने वाले ऐलान पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार अगले 1 या 2 साल में 10 लाख नौकरियां दे देती है तो वो अपना जन स्वराज अभियान वापस ले लेंगे और नीतीश कुमार को समर्थन दे देंगे। बिहार के समस्तीपुर में मतदाताओं को संबोधित करते हुए पीके ने यह भी कहा कि 3 महीने हमको आए हुए और पूरा 180 डिग्री घूम गया और चुनाव आते आते ये फिर 180 डिग्री घूम जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सरकार को जनता का समर्थन ही प्राप्त नहीं है। आप जुगाड़ से सरकार बना लोगे लेकिन वो चलेगी नहीं। प्रशांत किशोर ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार सीएम पद की कुर्सी से फेविकॉल लगाकर बैठ गए हैं, जबकि दूसरी पार्टियां उनके इधर से उधर हो रही हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत में नमस्ते ट्रंप आयोजन काफ़ी चर्चा में रहा था। भारत सरकार ने उनके आयोजन के लिए जोर शोर से तैयारियां की थीं। अब विदेश मंत्रालय ने केंद्रीय सूचना आयोग को जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने 2020 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 36 घंटे की सरकारी यात्रा पर 38 लाख रुपए खर्च किए थे। ये पैसा ट्रंप के रहने, खाने, सुरक्षा आदि पर खर्च हुआ था। बता दें, अपनी पहली भारत यात्रा पर ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया, बेटी इवांका, दामाद जेरेड कुशनर और कई शीर्ष अधिकारियों के साथ 24-25 फरवरी को अहमदाबाद, आगरा और नई दिल्ली गए थे। पीटीआई के मुताबिक आरटीआई एक्टिविस्ट मिशाल भथेना ने एक आरटीआई में विदेश मंत्रालय से जानने की कोशिश की थी कि फरवरी 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति और प्रथम महिला की यात्रा के दौरान भारत सरकार ने कुल कितना खर्च किया था। बता दें, ट्रंप की ये भारत यात्रा विवादों में रही। गुजरात में जहां नमस्ते ट्रंप रैली आयोजित की गई, वहां काफ़ी गरीब उजाड़ दिए गए थे। उनकी गरीबी किसी को ना दिखे, इसके लिए उस इलाके को सरकार ने तमाम चीज़ों से कवर कर दिया था। इस इलाके के लोगों को सड़क पर आने की मनाही थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक संदिग्ध नाव मिली है। इस नाव से 3 AK-47 और 250 से ज़्यादा कारतूस मिले हैं।
नाव के मिलने के बाद पुलिस ने पूरे रायगढ़ जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मौके पर पुलिस और प्रशासन के तमाम अफसर मौजूद हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक ये नाव ऑस्ट्रेलिया में बनी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए की टीम रायगढ़ के लिए रवाना हो चुकी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि श्रीवर्धन तट पर एक नाव मिली। नाव के साथ 3 AK-47 के अलावा कुछ बारूद और कागजात मिले। उन्होंने कहा कि नाव मिलने का पता चलते ही इसकी तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जांच में पता चला है कि नाव की मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है और उस महिला के पति इस नाव के कप्तान हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार शाम को एक बार फिर जोरदार धमाका हुआ। धमाके में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है और 35 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। धमाका बहुत ज़बरदस्त था और बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। धमाके को एक आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया है। हमले के प्रत्यक्षदर्शी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि जब ये धमाका हुआ तो वो अन्य लोगों के साथ नमाज पढ़ रहे थे। धमाके में मस्जिद के इमाम की भी मौत हो गई। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दस्ता मौके पर पहुंचा और उसने घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया। घायलों में बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। अभी तक इस धमाके की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि आम नागरिकों के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें उनके किए की सजा दी जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।